खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती पर देहरादून में अहिल्या स्मृति मैराथन एक विरासत एक संकल्प कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने मैराथन में शामिल लोगों के साथ दौड़ लगाई। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 75 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मानित हो रहे सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थी राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव है। अपने माता पिता, शिक्षकों और विद्यालय के साथ ही इन विद्यार्थियों ने उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी और पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई है। राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में 226 विद्यालयों को पीएम श्री विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। 500 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं संचालित की जा रही है तथा 840 नए विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में स्मार्ट क्लासरूम भी स्थापित किए जा रहे हैं। अमर उजाला के संपादक आदरणीय उदय सिन्हा जी और मंच पर उपस्थित डीजी सूचना श्री बंशीधर तिवारी जी, वैसे इनको सब जो है अभी तक वो क्या मानते हैं डीजी वहाँ का शिक्षा का भी तो इनका एक वो हो गया, पहले लंबे समय तक काम किया है तो इसलिए लोग इनको ऐसा समझते हैं। ये एनजीडीए के भी वाइस चेयरमैन हैं और अमर उजाला समूह के हमारे यहाँ के संपादक श्री अनूप वाजपेयी जी, खंडूरी जी, शर्मा जी, हमारे कोठारी जी, अश्वनी जी और सभी उपस्थित सभी अभिभावकगण जो आज हमारे प्रिय छात्र और छात्राओं के साथ, बच्चों के साथ आए हैं, उनके माता पिता और जिनके लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है, सम्मान समारोह, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय बच्चों, मैं आप सभी का आज यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सभी सम्मान समारोह में आए हैं और इसका नाम है मुख्य सेवक सदन। इस मुख्य सेवक सदन में जो पहली बार आए हैं उनका विशेष रूप से मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जो पहले आए हैं उनका फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। मेरे लिए ये बहुत हर्ष का और गर्व का विषय है। टिहरी की नगर पंचायत गजा में घंटाकर्ण महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि भारत तभी विकसित होगा जब उत्तराखंड राज्य विकसित होगा। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए वो भी देखते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस भव्य महोत्सव के माध्यम से। सच में एक विकास की एक नई नींव आज यहां से पड़ रही है, जहां लोगों का आवागमन हो गया, एक महोत्सव यहां प्रारंभ हो गया और ये महोत्सव इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में है।
विकास को आगे बढ़ाने में एक सराहनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। जब भारत विकसित बनेगा, भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और ये लक्ष्य हम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित भारत बनेगा तो केवल उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य 140 करोड़ भारतवासियों का है भाइयों बहनों। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और ये हमारा विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1,25,00,000 लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं, उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तराखंड में हो रहे केंद्र पोषित योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड राज्य के विकास को लेकर खासा संजीदा है और विभिन्न विकास योजनाएं केंद्र के सहयोग से उत्तराखंड में चल रही हैं। उन्होंने बताया कि खास तौर पर सड़क और परिवहन के क्षेत्र में कई महत्वाकांक्षी और बड़ी योजनाएं बहुत जल्द धरातल पर उतरने वाली है। उच्च हिमालय क्षेत्र और दूरस्थ स्थान, चाहे वे केदार खंड हो या मानस खंड और आदि कैलाश, को नए रूप में विकसित किया जा रहा है। रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्य योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात बहुत जल्द प्रदेशवासियों को मिलने जा रही है। इसके अलावा कई एलिवेटेड रोड और सड़कों के चौड़ीकरण का भी अंतिम निर्णय लिया जा चुका है, जिन कार्यों को बहुत जल्द अब धरातल पर उतारा जाएगा। ऐसे कई कार्य हैं जिनकी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विकास को लेकर विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को भी देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल किया जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत के इतिहास में रोड एंड हाईवेज मंत्रालय का अपने आप में एक विशेष स्थान पूरे देश में बड़ा है। और नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गडकरी जी ने जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में रोड नेटवर्क को पूरे विश्व के मानचित्र में लाने का काम किया है, तो यह अपने आप में एक अभिनव प्रयास था और वो प्रयास का परिणाम हुआ। और देश की जनता आज भूरी भूरी प्रशंसा जहां भी जाते हैं हम रोड के मामले में करती है। और पिछले दिनों से ये जिम्मेदारी आदरणीय गडकरी जी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री जी के आदेश के अनुसार मैं कर रहा हूं। और जो भी मुझे वर्क काम दिया जाता है, हम लोग बड़ी ताकत के साथ, मेहनत के साथ 2047 के विजन को लेकर काम कर रहे हैं। 2047 में विकसित भारत का रोड नेटवर्क कैसा होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस से उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि उस समय की जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज 2 लेन का है वो 4 लेन होगा, 4 लेन का 8 लेन 6 लेन होगा। कई नए ग्रीन फील्ड बनाए जाएंगे, तो उस पर हमारी DPR का काम चल रहा है। बहुत सारे हमको ऐसा है जहां पर जो शहर बड़े हो गए हैं, शहरों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपका दिल्ली देहरादून का हम जल्दी हम उसको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बन के तैयार हुआ गडकरी जी के आदेश के अनुसार, उसको हम बहुत जल्दी उसको खोलने वाले हैं, जिसमें हमारा 2-2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे देश की राजधानी से हमारे प्रदेश की राजधानी में। मगर उसके बाद ये जो प्रेशर होगा वो भी एक समस्या रहेगा, तो इसके लिए भी हम एक बाईपास मसूरी के लिए दे रहे हैं। ऐसे ही पूरे देहरादून के अंदर करीब 52 किलोमीटर का रिंग रोड की DPR की भी काम चल रहा है, जिसमें 12 किलोमीटर हम सैंक्शन कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ से 4 धाम जाने वाले लोगों के लिए समस्या रहेगी, तो इसलिए नेपाली फार्म से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर के टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक हमारी DPR रेडी है, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो हमारे 4 धाम के साथ साथ हमारे मानसखंड के रोड हैं,
जो हमारा काठगोदाम से लेकर के जोलीकोट होते हुए, भवाली होते हुए, अल्मोड़ा, रानीखेत, मचखाली, दोराहट, चकोटिया होते हुए उसको कर्णप्रयाग, उसको भी 2 लेन कर रहे हैं। उसके 2 लेन पे काम चल रहा है। कैंची का जो समस्या है, कैंची के बाईपास पे काम कर रहे हैं, उसका भी हम डीपीआर सैंक्शन कर दिया है। उसका भी हमारा एक फॉरेस्ट क्लियरेंस था, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो गया है। उसका एक बाईपास हमारा बन के तैयार होगा, जो भवाली सैनिटोरियम से उतर के नीचे अल्मोड़ा वाली रोड पे जाएगा। और जो भी हमारा ये 4 धाम, मानसखंड, केदारखंड और जहां जहां पर भी हमारा टूरिस्ट बढ़ रहा है, और हमारा बहुत अच्छा है कि आदि कैलाश तक हमने रोड दे दी। प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद वहां टूरिस्ट बढ़ा है। अभी पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और मैं स्वयं थे आदि कैलाश में। तो रोड नेटवर्क में उत्तराखंड को बहुत बड़ी सौगात मिली है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य से और लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब हम बहुत जल्दी हमारा जो है रोपवे का काम चालू हो जाएगा, और ये रोपवे हमारा केदारनाथ के लिए और हमारा हेमकुंड के लिए, दोनों जगह के लिए हमसे सैंक्शन किया, भारत सरकार के सहयोग से हुआ है। ये हमको बड़ी सौगात मिली है प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। तो इस पर भी हम बहुत जल्दी काम चालू कर रहे हैं, और ये अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड का रोड नेटवर्क, उत्तराखंड का रोपवे नेटवर्क, उत्तराखंड का रेलवे कनेक्टिंग, ये सारी चीजें हमको सौगात में मिली है। और उत्तराखंड राज्य की बेहतरी के लिए हमारे जिन लोगों ने, जिनकी मंशा थी कि उत्तराखंड राज्य टूरिज्म के सेक्टर में, तीर्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, यहाँ के जो सौंदर्य है इसके सेक्टर में आगे बढ़े, तो इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ताकत प्रदान की है। इस ताकत का हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलग अलग फ्लू ओपीडी संचालित किए जाने के जरूरी निर्देश दिए हैं, ताकि खांसी, जुकाम और फीवर से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज फ्लू ओपीडी में किया जा सके। लेकिन राज्य के सबसे बड़े राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में अलग से फ्लू ओपीडी संचालित किए जाने में अभी देरी हो सकती है। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि इसी हफ्ते अस्पताल में रेस्पिरेटरी इलनेस के रोगियों के लिए फ्लू क्लिनिक संचालित कर दिया जाएगा। इन्फ्लुएंजा क्लिनिक संचालित होने से खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोरोना से जुड़ी आरटी-पीसीआर व एलाइजा जांच की समुचित मात्रा में किटें उपलब्ध है। डॉक्टर गीता जैन के मुताबिक कोरोना की पहली और दूसरी लहर की तुलना में इस बार ओमिक्रॉन का वेरिएंट इतना घातक नहीं है। अभी तक जो भी रिपोर्ट्स कोरोना को लेकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कोई ऐसी सीरियस बात सामने नहीं आई है। लेकिन सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उन गाइडलाइनों का अस्पताल की तरफ से पालन किया जा रहा है, उनकी तरफ से कहा गया। कोविड को लेकर दून अस्पताल पूरी तरह तैयार है। अभी तक तो कोई ऐसा पेशेंट आया नहीं है, लेकिन हम लोग इन्फ्लुएंजा क्लिनिक अभी शुरू करने वाले हैं। इस वीक हम लोग शुरू कर देंगे। दूसरा, हम लोग ने बेड्स रिजर्व कर दिए हैं, तो हम लोग ने 20 आईसीयू बेड्स और 1000 पीडियाट्रिक बेड्स हम लोग ने रिजर्व कर दिए हैं कोविड के लिए। और कोविड की टेस्टिंग जब तक वो फ्री होगी, उसके अब हमारे पास अभी तक फिलहाल हमारे पास काफी मात्रा में किट्स उपलब्ध हैं, और बाकी के लिए हमने डिमांड भेज दी है। देखिए, अभी तक जो खबर है कि ओमिक्रॉन जो है उतना सीरियस नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक है कोविड जो एंडेमिक हो चुका है, लेकिन अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोई ऐसे बहुत सीरियस वाली बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो है निर्देश जारी हो गए हैं, तो जो भी सरकार के निर्देश हैं उनका अक्षरशः उनका पालन किया जाएगा। इस हफ्ते ही हम लोग जो है फ्लू क्लिनिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे कि वो पेशेंट्स जो हैं हम अलग से उसमें ही हम देखेंगे उन पेशेंट्स को। जांचों की सारी व्यवस्था है मैम? हाँ, जांचों की पूरी व्यवस्था हमारे पास है जी। हमारे पास आरटी-पीसीआर और एलाइसा की पूरी। देश के केरला में कोरोना के मरीज मिलने के बाद से केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर दिख रहा है। विशेष रूप से चारधाम यात्रा के मद्देनजर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में देश के कोने कोने से यात्री आते हैं, इसीलिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं रुड़की में भी कोरोना को देखते हुए सिविल अस्पताल भी अलर्ट मोड पर दिख रहा है। सीएमएस संजय कंसल ने बताया कि केरल में मिले कोरोना के नए वेरिएंट NB181 के बाद से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि 2020-21 में कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए थे, उन्हीं नियमों पर अभी भी पालन करना होगा, जिसमें मास्क लगाए, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, यदि खांसी जुकाम हो तो तुरंत चिकित्सक से
से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि सिविल अस्पताल में जांच के लिए सीएमओ किट उपलब्ध करा रहे हैं और दवाइयां और मास्क पर्याप्त मात्रा में अस्पताल में उपलब्ध है। फिलहाल 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया। अभी केरल के अंदर जो नया वेरिएंट आया है NV 1.8.1, ये कुछ वेरिएंट वहाँ पर कुछ 3-4 मरीज वहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद भारत सरकार व प्रदेश की सरकार ने उसके ऊपर पूरी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो कोविड 2020-21 में आया था, जो एडवाइजरी थी उसके लिए सबको सेफ रहने की, वही दोबारा से जारी कर दी गई है। इसमें फिर वही है कि आप भीड़ वाले जगहों पर जाने से बचें, मास्क वगैरह का उपयोग करें। किसी को खांसी जुकाम या बुखार आता है या सांस लेने में कोई तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक को जाके अपना दिखाएं और जो उपचार उनके द्वारा किया जा रहा है, ये जांचें बताई जा रही हैं, वो जांचें व उपचार शुरू कराएं। हमारे पास तो अभी जांच के लिए किट उन्होंने सीएमओ साहब उपलब्ध करा रहे हैं और क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर सब पूरा कोविड नहीं आ रहा था 4 साल से, तो दोबारा से प्रशासन और महानिदेशालय दोनों एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने पूरी डिमांड मांगी है कि क्या क्या आपको सामान चाहिए। तो बाकी सामान हमारे पास पीपी किट, मास्क, दवाइयाँ वो सब हमारे पास उपलब्ध हैं। केवल जांच की जो किट है वो भी जल्दी से उपलब्ध हो जाएगी। वार्ड तो हमारे पास 6 बेड का जो हमारा एक आइसोलेशन वार्ड है, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम मरीजों के लिए खोल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा 2027 विधानसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। पूर्व सीएम के इस ऐलान के बाद प्रदेश में राजनीतिक सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राजनीति से संन्यास लेने और चुनाव न लड़ने के फैसले पर भाजपा भी खुश नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वे 2027 के विधानसभा चुनाव में वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि किंग मेकर की भूमिका अदा करते हुए पार्टी प्रत्याशियों को जीतने का काम करवाएंगे, चुनाव कैंपेन करेंगे और सत्ताधारी दल के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुशी जाहिर की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पता चल चुका है कि 2027 में भी भाजपा आने वाली है, इसलिए उसके नेता अभिषेक अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को ना कभी कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है और ना ही भाजपा ने, बल्कि उन्हें अब पूर्ण तरह से राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने जब जब चुनाव न लड़ने का फैसला किया विधानसभा का और चुनाव लड़ाया, कांग्रेस सत्ता में आई। 2007 हो, 2007 हो, किसी न किसी तरीके से सत्ता में आने की स्थिति में थे, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा कि जनभावना भाजपा के पक्ष में है, हम जोड़ तोड़ से सरकार नहीं बनाएंगे। उस समय कांग्रेस का यही सिद्धांत था। आज तो देश में जोड़ तोड़ की नहीं, तोड़ तोड़ करके भी सरकारें बनाई जा रही हैं। ये आज का दस्तूर है और मैंने इसलिए ये फैसला किया है कि 2027 में भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ाऊंगा, लोगों को साथ लेकर के चलूंगा, समन्वय पैदा करूंगा और कैंपेन को लीड करने का काम करूंगा हर स्तर पर। और वो काम मैंने प्रारंभ कर दिया है। और जो मेरे मित्र मुझको सलाह दे रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास लूं, एक बार यहाँ लोकतांत्रिक सरकार बन जाए। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहां चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आजकल अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से संन्यास राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको। केदारनाथ मंदिर परिसर में रील बनाने पर भले ही मंदिर समिति ने 30 मीटर क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए कोई स्ट्रांग रूम या क्लॉक रूम की व्यवस्था न होने के कारण यात्री मोबाइल को जेब में रखकर गर्भगृह तक पहुंच जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर परिसर के आसपास भीड़ संख्या
जो है वो हो जाती है और बड़ी संख्या में रील बन रही है, जो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही है। हाल ही में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक अश्लील वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिस पर तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध जताया, लेकिन इस मामले में मंदिर समिति की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस यात्रा सीजन में भी यात्री बड़ी संख्या में रील बना रहे हैं और इन्हें इंटरनेट मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक अश्लील वीडियो वायरल हुई थी, जिस पर स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध जताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही रील मंदिर समिति रोकने में लेकर भक्त पहुंच जाते हैं और विफल जेब में मोबाइल लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं और मंदिर के गर्भगृह तक, जिससे सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब धाम बन रही रील को लेकर कांग्रेस ने शासन प्रशासन के दावों को खोखला बताया है। देखिए, ये सरकार के दावे हमेशा खोखले रहे हैं और जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में जो है लोग आए दिन श्रद्धालु के रूप में, जो पर्यटक के रूप में आ रहे हैं, वो लगातार मंदिर परिसर में जो है या मंदिर के अंदर रील बनाए जा रहे हैं और उस पर किसी भी प्रकार का जो है रोक लगाने में प्रशासन और मंदिर समिति नाकाम रहा है और ये रोक नहीं पा रहे लोगों को और लगातार वो रीलें जो है पूरे देश में जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं और हमारे दावे खोखले के खोखले रह जा रहे, धरे के धरे रह जा रहे हैं और रील बनाने वाले बेखौफ होकर, बेहिचक होकर जो है रीलों को बना करके जो है उनको जो है सोशल मीडिया पे अपलोड किए जा रहे हैं। वहीं जो है धाम में लगातार जो है ऐसी अनैतिक गतिविधियां हो रही है, जैसे मांस मदिरा जो है लगातार जो है पहुंचाया जा रहा पैदल मार्ग से और जो प्रशासन अगर थोड़ा बहुत पकड़ भी रहा है तो वो 50% भी नहीं पकड़ पा रहा है। पर्यटक नगरी रानीखेत के पीजी कॉलेज के सभागार में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संरक्षण के द्वारा योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के हेड कार्यालय के सहायक निदेशक ओम प्रकाश व कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य प्राची जोशी ने भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उक्त दोनों का ही पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। योगा की 11वें साल की शुरुआत वृहत रूप में मनाई गई। योग समावेश मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आधारित रहा, जिसमें ध्यान भजन भी सम्मिलित रहा। कार्यक्रम चंदन सिंह द्वारा करवाया गया। विभाग के डॉक्टर गजेंद्र राव, डॉक्टर हरित कुमार, डॉक्टर वी कुमावत मुख्य रूप से उपस्थित थे। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि इस वर्ष जो है योगा के पूरे 11 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसमें कि हम 2025 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी भारत सरकार ने इसको बहुत ही बृहत रूप से मनाने का कार्यक्रम तय किया हुआ है, जिसमें प्रत्येक वर्ष के इवेंट के रूप में 10 तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, अलग अलग थीम के ऊपर। इस साल की योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो इस थीम पे ही। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।